स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। सब्सक्राइब प्लीज, लाइक एंड शेयर कमेंट्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद राज। स्वागत है ट्रिकी हिंदी साहित्य चैनल में। दोस्तों, आज हम हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक, कविकार या निबंधकार कह सकते हैं, नंद किशोर नवल जी थे, जो जिनके अभी कुछ ही दिन पहले मृत्यु हो गई थी। उन्होंने एक पत्रकार से बात करते हुए अपने आर्टिकल निकाला था कि शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन और मुक्तिबोध जैसे कवि एक खास विचारधारा की जकड़न में थे। उस पत्रकार के माध्यम से उन्होंने विभिन्न प्रकार के तथ्य दिए हैं और लगभग अपने समकालीन कवियों पर जो तंग उन्होंने कसी है उसको हम लेकर आए हैं। देखेंगे, एक हिंदी के विद्यार्थी के लिए यह जानकारी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खासकर हिंदी नेट की तैयारी जो कर रहा हो, उच्च शिक्षाओं में अपना स्थान प्राप्त करना चाहता हो, उनके लिए यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, बीते मंगलवार को हिंदी के नामचीन लेखक आलोचक नंद किशोर नवल का निधन हो गया। उनसे कुछ साल पहले हुई यह बातचीत हिंदी कविता की कई खिड़कियां दरवाजे खोल देती है। वह पत्रकार का नाम निराला था। तो देखते हैं, बीते मंगलवार को हिंदी साहित्य विशेषकर कविता के नामचीन और शीर्षक आलोचक नंद किशोर नवल का निधन हो गया। पटना विश्वविद्यालय में आधी सदी से ज़्यादा समय तक प्रोफेसर रहे नवल जी अध्ययन और अनुभव से उपजे ज्ञान के लिए जो तो जाने ही जाते थे, अपने बेबाक बोलों के लिए भी पहचाने जाते थे। 1 सितंबर 1912 को उन्होंने अपने जीवन का 75वां साल पूरा किया था। इस मौके पर नामवर सिंह, केदारनाथ सिंह, अशोक वाजपेयी, पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे साहित्यिक दिग्गज पटना में आलोचना पर बात करने के लिए जुटे थे। इसी दौरान स्वतंत्र पत्रकार निराला की नंद किशोर नवल से यह बातचीत हुई थी। पहले पत्रकार ने पहला प्रश्न पूछा था। पहले से ही हिंदी कविता के इतिहास पर कई महत्वपूर्ण किताबें लिखी जा चुकी थी, फिर आपने अपनी ओर से एक और किताब की जरूरत क्यों समझी? क्या इन किताबों में कोई कमी थी या आपके पास कुछ नया था? तो उन्होंने जवाब दिया था कि आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास पर कोई किताब नहीं थी और फिर साहित्य में कॉन्सेप्ट बदलता है। पहले तो किताबें थी, वह कालखंडों पर लिखी जा गई थी, जबकि कालखंड में साहित्य को नहीं बांधा जा सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि कालखंड में साहित्य को नहीं बांधा जा सकता। ठीक है ना? एक ही कालखंड में कई महत्वपूर्ण कवि या एक साथ सक्रिय रहे हैं। सही बात है। काल विभाजन की बजाय कवियों का ग्रुप बनाकर अध्ययन बेहतर है। कवियों का ग्रुप बनाकर के अध्ययन करना बेहतर है। इसके अलावा कविता की एक कसौटी भी तो तय कर ली गई थी। अब कोई एक मानक कसौटी कैसे हो सकती है? हर कविता की अपनी कसौटी होती है। फिर जब आप मेरी किताब की बात पूछ रहे हैं तो मैं सच बता रहा हूं कि मैं गुप्त और तुलसी पर लिखने के बाद थक गया था। मैंने तय किया था कि तुलसीदास पर ही मेरी आखिरी की पुस्तक हो, उन पर ही अपनी नया विसर्जित कर दूं। लेकिन ज्ञानपीठ के आलोक जैन का कई बार फोन आया। मैं मना करता रहा, लेकिन एक सुबह मैं बैठा तो मेरे जेहन में अचानक एक नया सिनॉप्सिस तैयार हुआ और मैंने इस किताब के बारे में जैन को हाँ कह दी। तो दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि आधुनिक हिंदी कविता का इतिहास आपने धूमिल पर ही लाकर खत्म कर दिया? क्या धूमिल के बाद कोई आधुनिक कवि नहीं दिखा आपको? तो उन्होंने कहा, धूमिल के बाद हिंदी में कोई कवि अब तक नहीं हो सका जिसके रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण पूरी तरह से हो गया हो। सब अभी मेकिंग प्रोसेस में हैं। विनोद कुमार शुक्ल, विष्णु खरे, आलोक धनबा, मंगलेश्वर डबराल, ज्ञानेंद्र पत, राजेश जोशी, उदय प्रकाश, अरुण कमल की कविताओं को हमने देखा जाना पढ़ा है। अब जो यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी जो कवियों का नाम लिया जा रहा है, इनकी रचनाओं को विशेष ध्यान रख के पढ़ें, क्योंकि ऐसे जब आर्टिकल आ जाते हैं तो यूजीसी का ध्यान क्या होता है, उधर प्रश्न पूछने का चला जाता है, तो पूछा जा सकता है। तो इनकी कविताओं पर ठीक से एक लेख तक नहीं लिखा जा सकता। आलोचना की पुस्तक में शामिल करने की तो बात ही दूर। जीवित कवियों में
सिर्फ कुमार नारायण और केदारनाथ सिंह ही दो ऐसे हैं जिनके रचनात्मक व्यक्तित्व का निर्माण हो गया है, इसलिए हमने उन्हें शामिल किया है। इतने कवि, रोज नई कविताएं, ढेरों आलोचक भी, लेकिन हिंदी कविता की पठनीयता को लेकर अब तक एक मुकम्मल माहौल नहीं मिलता। लेखक, आलोचक, संपादक, प्रकाशक या पाठक कौन इसके लिए जिम्मेवार है? मुक्त छंद में जब से कविता लिखे जाने लगी तब से इसके पाठक घटने लगे हैं। अज्ञेय, मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन आदि के पाठक को तो रहे हैं, बाद में कुमार नारायण, केदारनाथ सिंह के भी पाठक खूब हुए। राजेश जोशी भी बहुत पॉपुलर हैं। आज भी धूमिल का संग्रह संसद से सड़क तक हर पुस्तक मेले में धूम मचाता है। बड़े नामचीन प्रकाशक कविता का नाम ही नहीं सुनना चाहते। इसका फायदा उठाकर छोटे प्रकाशक कवियों से पैसा लेकर उनका संग्रह छापते हैं, और ऐसे कवि भी बहुतेरे हैं जो छपने के लिए पैसे देते हैं। आप प्रकाशकों को दोषी ठहरा रहे हैं। फिर प्रश्न पूछा गया कि आप प्रकाशकों को दोषी ठहरा रहे हैं, जबकि राजस्थान के बागदेवी प्रकाशन ने पिछले साल कवि विजेंद्र के कविता संग्रह को प्रकाशित किया था और उसकी 10,000 से अधिक प्रतियां बिकी भी थी। ब्रिजेंद्र को तो मैं कभी नहीं मानता। देखिए, बहुत बड़ी बात है। उन्होंने क्या कहा? ब्रिजेंद्र को मैं कवि नहीं मानता हूँ। उनकी कविताओं में मार्क्सवादी विचारधारा हावी रहती है, जबकि कविता संवेदना की चीज़ है। कविता से संवेदना का ही पता चलना चाहिए। विचारों को संवेदना में परिवर्तित करना ही कविता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया, ब्रिजेंद्र जैसों को आप कभी नहीं मानते, यह बताएं कि समकालीन कवियों में आप किनमें वैश्विक फलक तक दस्तक देने की संभावना दिखते हैं? मतलब जो समकालीन कवि हैं उनमें सबसे ज़्यादा आप श्रेष्ठ किसे मानते हैं, इसका मतलब। तो राजेश जोशी में वह संभावना दिखती है। उन्होंने जवाब दिया कि राजेश जोशी में वह संभावना दिखती है। आलोक धर्मा फिर से लिखना शुरू किए हैं तो लगता है कि अभी उनमें सृजनात्मकता बची हुई है। राकेश रंजन में भी वह संभावना दिखती है। फिर नेक्स्ट प्रश्न किया गया कि नोबेल पुरस्कार की संभावना वाला कवि भी कोई निकट भविष्य में उभरेगा भारत में? तो उन्होंने कहा, नोबेल पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। जो साम्राज्यवाद के पोषक हैं उन्हें यह सम्मान मिलता है। कभी कभी दिखाने के लिए दूसरों को दे दिया जाता है। अगर भारती को मिलना होता तो रविंद्रनाथ के बाद अल्लामा इकबाल, निराला, सुब्रह्मण्यम भारती, अशांत भारती जैसे कवि हुए, उनके नामों पर तो चर्चा होती। सिंगूर नदी ग्राम के समय नवारूढ़ भट्टाचार्य, बरबर राव जैसे कवि खूब लिखते हैं, लेकिन नामचीन और प्रगतिशील हिंदी कवि चुप्पी साधे दिखते हैं। ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा, साहित्य अकादमी में मेरी एक किताब है, स्वतंत्रता पुकारती। मुझे कहा गया था कि जिस तरह जानिसार अख्तर ने हिंदुस्तान हमारा नाम के से 2 खंडों में उर्दू कविताओं का संकलन किया है, उसी तरह से हिंदी कविताओं का संकलन लाइए। मैंने तब भी कहा था कि न तो उर्दू कविताओं की ऊंचाई हिंदी कविता प्राप्त कर सकी है और न ही मुझ में जानिसार अख्तर की तरह क्षमता है। फिर भी मैंने 1857 से 1947 तक की कविताओं को संकलित करना शुरू किया। तब मैंने पाया कि शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध जैसे कवियों ने भी एक ही कविता राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखी ही नहीं है। एक भी कविता उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन पर नहीं लिखी गई है, ऐसा उन्होंने कहा। वे कभी मानते थे कि स्वतंत्रता आंदोलन बुजुर्गवा आंदोलन है, बुजुर्गों का आंदोलन है, सर्वहारा आंदोलन चाहिए। जबकि मैथिली शरण गुप्त जैसे कवि कांग्रेस के साथ रहते हुए उसके खिलाफ गांधी के विरोध में कविताएं लिख रहे थे। तब मैंने महसूस किया कि शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध जैसे कवि एक खास विचारधारा की पक्षधरता के जकड़न में थे। उनमें देश और समाज के प्रति उस स्तर पर कमिटमेंट नहीं था। आज के कम्युनिस्ट कवि भी उसी तरह मार्क्सवाद के शिकंजे में हैं। तो भला नाम इलाके में हो रहे सिंगूर नदी ग्राम पर कविताएं कैसे लिख सकते हैं? मतलब उन्होंने कंस कहा, मतलब उनको कहा कि आप केवल नदी पर ही, प्रकृति पर ही, सिंदूर ग्राम के नदी ग्राम पर ही कविताएं लिखना ऐसा ही उचित मानते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन पर एक भी कविताएं नहीं लिखी।
नंबर सिंह जैसे लोग भी विचारधारा में जकड़े जाने का नुकसान समझ चुके हैं, इसलिए अब उसका विरोध करते हैं तो प्रगतिशील लेखक संघ ने उन्हें अध्यक्ष पद से ही हटा दिया। लेकिन यह सच है कि आज के कवियों की तुलना में शमशेर, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध बड़े और महान कवि थे। फिर नेक्स्ट प्रश्न कहा गया कि आप वाम विचारधारा वाले रहे हैं, प्रगतिशील लेखक संघ से बरसों तक जुड़े रहे हैं और आप ही मार्क्सवाद को एक शिकंजा कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा सिर्फ मार्क्सवाद नहीं, सभी बात शिकंजे की तरह है। सच है कि मैं बरसों तक प्रगतिशील लेखक संगठन में था, लेकिन 1985 में मुझे हटा दिया गया। लेकिन सच यह है कि मैं हटना चाहता था, वरना उसके बाद मैं किसी और संगठन से जुड़ गया होता। लेकिन मैं जानता हूं कि वाम और लेखक संगठनों की भूमिका अब भारत में समाप्त हो चुकी है। एक समय में इनका काम महत्वपूर्ण था, लेकिन अब तो ये लकीर के फकीर बने हुए हैं। वाम दलों को देखिए, दूसरे मुल्कों में वाम दलों के नाम बदल दिए, काम बदल दिए, झंडे बदल दिए, लेकिन भारत में उसी को पकड़कर बैठे हुए हैं। जिन वाम राजनीतिक दलों की दुर्दशा हो चुकी है, उनके लेखक संगठनों का क्या हश्र होगा। आप समझ सकते हैं कि यहाँ के वामपंथी इतिहास में से सबक नहीं ले रहे हैं। जब सोवियत इतिहास के गर्त में समा गया, पूर्वी यूरोप उसी राह पर चला गया, तो कितने दिन बचेंगे। उन्हें समझना होगा कि मार्क्स सिर्फ मार्क्स ही नहीं थे, समय का प्रवाह बहता रहता है, जिसमें मार्क्स, प्लेटो, हेगल सभी की भूमिका समय काल में मिलती रही है और वह धारा आगे बढ़ जाती है। अब पूंजीवादी दौर है, उसी के हथियारों से उससे लड़ना होगा। कंप्यूटर और मशीनी युग में जब मजदूर रहेंगे ही नहीं, तो दुनिया के मजदूरों को एक हो नारा लगाकर क्या करेंगे। खैर, कह रहे हैं कि जब इस कंप्यूटर और मशीनी युग में मजदूर रहेंगे ही नहीं, तो दुनिया के मजदूरों के नाम पर मार्क्सवाद का जो एक नारा है, वह लेकर हम करेंगे ही क्या। फिर कह रहे, खैर, मैं साफ मानता हूं कि लेखक संगठनों को स्वतंत्र होना चाहिए, किसी राजनीतिक दल का नहीं। जाति और सामुदायिक अस्मिता के लेखन के दौर में क्या आलोचना की विधा की एक रस्ता और एक रूपता को बदलने की जरूरत नहीं है। दलित स्त्री के बाद अब आदिवासी अस्मिता का उभार हो रहा है। आदिवासियों का सौंदर्यबोध तो बिल्कुल अलग होता है। उनके साहित्य की आलोचना वे कैसे करेंगे जो उनके जीवन के सौंदर्य को जानते ही नहीं। ये सारे अस्मिताई लेखन और विमर्श उधार और नकल के हैं। अमेरिका के ब्लैक मूवमेंट से, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के ब्लैक मूवमेंट से दलित विमर्श आया, यूरोप के फेमिनिज्म से स्त्री विमर्श। इसके पैरोकार बहुत कुछ बेजा बोलते रहते हैं। अमेरिका के ब्लैक मूवमेंट से दलित, यूरोप के फेमिनिज्म से स्त्री विमर्श। कहते हैं स्त्री ही स्त्री की पीड़ा समझेगी, दलित ही दलित की पीड़ा समझेगी। डॉक्टर धर्मवीर जैसे लेखक भी हैं जिन्हें साहित्य का ज्ञान नहीं, लेकिन कुछ भी बकते रहते हैं। उन्हें क्या कहेगा इनके बारे में, धर्मनीत पार के, कि साहित्य का ज्ञान नहीं, लेकिन बहुत कुछ बकते रहते हैं। तोलस्टॉय ने घोड़े पर एक मशहूर और क्लासिक कहानी लिखी थी। तोलस्टॉय, ये कथन पूछा जा सकता है, इंसान और हैवान। किस नाम से? इंसान और हैवान। तो तोलस्टॉय के नाम से। तोलस्टॉय घोड़ा तो नहीं थे। प्रेमचंद ने दलितों को केंद्र में रखकर जो कहानियां लिखी हैं, उन्हें इस आधार पर खारिज कर दें कि वे दलित नहीं थे। लेखन पारकाया प्रवेश कर होता है, जाति के आधार पर नहीं। वर्ण व्यवस्था के खिलाफ पॉपुलर तरीके से बोलकर रोज गालियां बकने वाले लोग भी हैं, लेकिन वे इतिहास के पन्ने पलटकर यह नहीं देखना चाहते कि आखिर किस हालात में वर्ण व्यवस्था बनी थी और वह समय के अनुसार सही था या नहीं। रही बात आदिवासी लेखन के विकसित होने की, तो रचनाकारों को चिल्लाने की जरूरत नहीं है कि आलोचना की अलग कसौटी चाहिए, अलग विधा चाहिए। रचनाओं को बोलने दीजिए। रचनाएं कसौटी की मांग खुद करने लगती है और अलग कसौटी ही भी बन जाती है। निराला के राम की शक्ति पूजा और कुकुरमुत्रा के आलोचना की कसौटी एक नहीं रही। अजय रेणु प्रेमचंद
के लिए भी कसौटियां अलग रही है। एक रास्ता और एक रूपता तो कभी रही ही नहीं। फिर एक प्रश्न पूछा, आप कविता के शीर्षक आलोचक हैं। राजेंद्र यादव जैसे लेखक इस विधा को ही खारिज करते हैं। कोई कवि या आलोचक जवाब नहीं दे पाता। जब कभी गंभीर साहित्य की बात कीजिए तो उसमें राजेंद्र यादव का नाम नहीं लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। वे क्या क्या करते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं। बाजारवाद अर्थशास्त्रियों का विषय है, उस पर वही बोलेंगे लिखेंगे। स्त्री विमर्श, दलित विमर्श समाजशास्त्र का विषय है, लेकिन इसके भी मर्मज्ञ विशेषज्ञ वही हैं। साहित्यकार को समझे सबसे पहले अपने ज़मीन पर रहकर बातें करनी चाहिए। इसलिए साहित्य की किसी बात पर राजेंद्र यादव की चर्चा ही फिजूल है। फिर अगला आखिरी सवाल, बिहार में साहित्य संस्कृति की वर्तमान स्थिति पर क्या कहेंगे। मेरा बहुत साफ मानना है कि लालू प्रसाद यादव जिस रोज़ बिहार के मुख्यमंत्री बने थे वह दिन ऐतिहासिक प्रगति का दिन माना जाएगा। गौरव का क्षण था, लेकिन बाद में वे पिछड़ों के सही नेता साबित नहीं हुए। धीरे धीरे पिछड़ों के सामंती वर्ग का प्रतिनिधित्व करने लगे। नीतीश कुमार आए तो उन्होंने साम्राज्यवाद की राजनीति को एक स्वरूप दिया और बेहतरी की कोशिश की, लेकिन दोनों के ही राज में साहित्य संस्कृत हाशिए का विषय रहा। राष्ट्रभाषा परिषद, हिंदी साहित्य सम्मेलन, ग्रंथ अकादमी जैसी संस्थाएं रसातल में चली गईं। तो दोस्तों, ये रहा नंदकिशोर नवल के आर्टिकल जो एक पत्रकार से वार्तालाप के दौरान है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, आपके ज्ञान में कुछ वृद्धि हुई होगी। इसी तरह आप हिंदी साहित्य से संबंधित विभिन्न प्रकार की एथेंटिक्स सही जानकारी को सुनने के लिए, जानकारी ग्रहण करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को प्रेस कीजिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।